हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्यधारिता किस प्रकार ज्ञात की जाती है और उनका मान कितना आता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो स्टूडेंट देखिए, संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो और इसको एक समांतर क्रम से भी जोड़ा जाता है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको डायग्राम शो करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास तीन संधारित्र हैं। मान लीजिए एक संधारित्र ये है, देखिए एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता डिस्टेंस कितनी है, C1 है। ठीक है स्टूडेंट, एक संधारित्र आपके पास ये है जिसकी धारिता डिस्टेंस कितनी है, C2 है। जिसकी धारिता कितनी है स्टूडेंट, C2 है। और डिस्टेंस एक संधारित्र मान लीजिए वो ये है जिसकी धारिता कितनी है, C3 है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमने तीन संधारित्र बनाए हैं जिनकी एक पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, जबकि तीसरे की धारिता C3 है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम इन तीनों संधारित्र को किसी चालक तार द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट। मान लीजिए C1 को कनेक्ट कर देंगे हम C2 से, ठीक है स्टूडेंट, और C2 कनेक्ट कर देंगे C3 से स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से समझें कि एक संधारित्र C1, C2 और C3 तीन संधारित्र हैं और तीनों कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक ही लाइन में जुड़े हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब जब संधारित्र C1 की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, कौन सा आवेश दिया जाएगा, प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, तो होगा क्या स्टूडेंट, तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेटों पर क्या आएगा, धनावेश आ जाएगा प्रेरण के कारण, और जबकि दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर क्या जाएगा बेटा, आपका ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब वही यहाँ पे आएगा आपका धनावेश, और धनावेश क्या जाएगा बेटा, इस ओर को जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आवेश कहाँ जाएगा बेटा, ये भी प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इस वाले संधारित्र से आकर टच हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए साइन को हटा देते हैं, तो इस वाली प्लेट पर आकर टकराएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लेट के भीतर पे क्या आएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसे घटना होती है, ये मैंने अपने पीछे वीडियो लेक्चर में जब मैंने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाया था तब ये आपको समझाया था कि ये घटना कैसे घटित होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करने वाले हैं कि यही फिर आवेश इधर को जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेट की यानी संधारित्र C3 की प्रथम प्लेट के भीतरी तल पर क्या आएगा बेटा, धनावेश आ जाएगा, और जबकि इसके भीतरी तल पर क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में क्या किया जाता है कि इस संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं बेटा, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रतीक काय का बेटा, पृथ्वी का प्रतीक है, काय का, पृथ्वी का प्रतीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया बेटा, हमने पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट पर कौन सा चार्ज दिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो प्रेरण के कारण हुआ क्या कि तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेटों के भीतरी तल पर धनावेश आ गया, जबकि दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर क्या आ गया बेटा, ऋणावेश आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अगर पहली प्लेट के बीच मान लीजिए यहाँ हम ए पॉइंट कह देते हैं बेटा, ए, और ये मान लीजिए हमने बी पॉइंट कह दिया, यानी तीनों संधारित्र जो है ए व बी के बीच जुड़े हैं। ठीक है, वो कौन से क्रम में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में। यदि पहले संधारित्र के सिरे की मान लीजिए विभवांतर कितना, V1 है, यहाँ पे मान लीजिए विभवांतर कितना है, V2 है, मान लीजिए यहाँ पे विभवांतर कितना है बेटा, आपका V3 है। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच अलग अलग विभवांतर कितने बेटा, V1, V2 और बेटा कितने, V3 है स्टूडेंट। ठीक है, एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि क्या डायग्राम है, इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखी जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा बेटा, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 व C3 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं स्टूडेंट। ठीक है, जब संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण तीनों प्लेटों के भीतरी तल पर क्या आता है बेटा, ऋणावेश आ जाता है, जबकि दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर क्या आएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब पहले संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर V1 है,
दूसरे संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर V2 है और तीसरे संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर कितना बेटा V3 है स्टूडेंट। ठीक है, अब जो मैंने आपको भी समझाया वही बेटा यहाँ पे आपकी थ्योरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देख क्या है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, यानी पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जबकि दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, किस कारण? प्रेरण के कारण तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर कौन सा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ठीक है, होने के कारण पृथ्वी अब आगे क्या आएगा? रावेश आ जाता है, जबकि बाहरी तल का, ठीक है स्टूडेंट, स्वतंत्र धनावेश संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी, यानी ये जो संधारित्र C3 है स्टूडेंट, ये किससे जुड़ी है? इसकी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। ठीक है, तो वही यहाँ बात बताई गई, दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण पृथ्वी को चला जाता है स्टूडेंट। अब यदि तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच अलग अलग विभवांतर कितना हो बेटा? V1 V2 व V3 हो, तब अब हम इसकी धारिता का सूत्र निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर कितना आएगा, दूसरी प्लेटों का विभवांतर कितना आएगा, तीसरी प्लेटों का विभवांतर कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, हमने एक फार्मूला पढ़ा था धारिता का बेटा। धारिता बराबर क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है C बराबर Q/V। क्या होता है बेटा? C बराबर होता है Q/V होता है स्टूडेंट। अगर मैं इसी फार्मूले से B का मान अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, तो B का मान मैं निकालूंगा तो B यहाँ पर आ जाएगा C की जगह, और C कहाँ जाएगा? B की जगह। यानी कहने का मतलब ये है, यानी B बराबर ये हो सकता है Q/C हो सकता है स्टूडेंट। क्या हो सकता है? C हो सकता है। अब मैं अगर पहले संधारित्र की बात करूँ तो यहाँ पे बेटा मैं B1 लिख सकता हूँ, और धारिता की बात करूँ तो क्या बेटा क्या लिखता हूँ? C1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट। लेकिन याद रखें, आवेश की बात हम करें तो यहाँ बनने लगाएंगे, क्योंकि बेटा तीनों संधारित्रों में आवेश बिल्कुल समान है। याद रखें, जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम पढ़ते हैं बेटा, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि तीनों संधारित्रों में आवेश क्या होता है? समान होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। याद रखना, ये बहुत खास बात है बेटा, जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम पढ़ते हैं तो उसमें आवेश समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ये आपके लिए मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ कि इसको याद रखना। जब श्रेणी क्रम संधारित्र को जब श्रेणी क्रम पढ़ा जाता है, ठीक है, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? आवेश समान होता है तीनों संधारित्रों में, जबकि तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से अगर मैं पहले संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा? V1 = Q/C1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए, अब मैं इसको रब करता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर कितना हो जाएगा? यानी V1 का मान आएगा बेटा आपका, V1 हो जाएगा आपका Q/C1। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर यानी V2, तो V2 बेटा आपका रहेगा Q/C2 रहेगा स्टूडेंट। अच्छा, तीसरे संधारित्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रहेगा V3 = Q/C3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बिंदु A और बिंदु B के भी टोटल विभवांतर देखें। कितना देखें बेटा? परिणामी विभवांतर देखेंगे। ठीक है, बिंदु A और B के बीच देखेंगे बेटा परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर क्या है बेटा? ये मान लीजिए, ये क्या बेटा? परिणामी विभवांतर है। ठीक है, यानी परिणामी विभवांतर यानी ये B का जो मान होगा B1 + B2 + B3 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे परिणामी विभवांतर। मैं थोड़ा आगे से लिख देता हूं, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा आपका बेटा B1 + B2 + B3। ठीक है स्टूडेंट, अब मानने की इसका B = B1 का मान है कि B1 का मान कितना है बेटा आपका? B1 का मान है Q/C1 प्लस B2 का मान क्या आपका? B2 का मान है बेटा आपका Q/C2 प्लस B3 का मान है बेटा आपका Q/C3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से कि इसमें समय से Q कॉमन आ रहा है ऊपर से बेटा, Q कॉमन आ रहा है, इसको Q कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो B बराबर हो जाएगा आपको बेटा Q, देखिए कॉमन रहेगा तो नीचे रहेगा यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसको कह दिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसको समीकरण मैंने क्या कह दिया बेटा? इसको समीकरण मैंने फर्स्ट कह दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा बेटा मैं ऊपर से इसको रब करूँगा। ठीक है, ताकि आपको आर्टिकल स्क्रीन पर क्लियरिटी के साथ दिखाई दे सके। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और अभी कहीं अगर प्रॉब्लम आई हो तो मुझे
कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इस आर्टिकल को दोबारा रिवाइज आपको करा सकूं। लेकिन आर्टिकल डिस्टेंस बहुत इजी है, हो सकता है मैं मानता हूं कि आपको कहीं कोई इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब वीडियो को पॉज करके हम इसकी जो लास्ट लाइन आई है हम इसको रोकेंगे, बाकी हम इसको थोड़ा ऊपर से क्या करेंगे बेटा, रब करेंगे। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है बेटा, धारिता का फार्मूला लगाया, उससे हमने B1 B2 B3 के मान निकाले, B1 B2 B3 के। ठीक है, हमने फिर तीनों संधारित्रों के बीच हमने टोटल विभवांतर देखा, यानी V का मान देखा, तो V का मान कितना आया, B1 पहले B2 पहले B3, तीनों की वैल्यू रखी डिस्टेंट। मैंने यहाँ से क्या किया, Q कॉमन ले लिया और जो शेष राशि बची वो आपके सामने है डिस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डिस्टेंट कि इसको ऊपर से हम थोड़ा क्या करेंगे बेटा, रब करेंगे। ठीक है डिस्टेंट, तो आइए देखिए रब करते हैं इसको। मैं थोड़ा इसको ऊपर से रब कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। देखिए डिस्टेंट, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझे। अब हम बेटा एक ऐसे संधारित्र को एक ऐसे संधारित्र की कल्पना करेंगे कि वो बिंदु ए व बी के बीच जुड़ा हुआ होगा। यानी अब हम यहाँ तो अभी तो ए और बी के बीच कितने संधारित्र जुड़े थे बेटा, 3 जुड़े थे, लेकिन अब एक ऐसे बड़े संधारित्र की कल्पना करेंगे जो बिंदु ए व बी के बीच जुड़ेगा। यानी एक संधारित्र रहेगा जिसे हम क्यू आवेश देंगे बेटा, क्या देंगे, क्यू आवेश देने पर। ठीक है, उसके सर्गोजी विभवांतर कितना रहेगा बेटा, बी ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान से समझे बेटा, अब हम एक ऐसे संधारित्र की कल्पना करेंगे कि वो बहुत एक बड़ा संधारित्र होगा और वो इन तीनों के स्थान पर आएगा। आप 3 नहीं रहेंगे, ऑब्जर्व करो, मानो कल्पना करो कि ये 3 संधारित्र इसके यहाँ पे नहीं है और इसकी जगह एक बड़ा सा हमने संधारित्र यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम क्यू आवेश देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके सर्गोजी विभवांतर बेटा कितना होगा, बी होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जैसे ये संधारित्र मैंने फिगर बनाया है, तो मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा संधारित्र ऐसा करके बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको जब प्लस क्यू चार्ज दिया, मैंने प्लस क्यू चार्ज हम इसको जब देंगे बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यही संधारित्र का सिद्धांत कहता है हम लोगों से, और यहाँ पे बेटा कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी धारिता क्या है बेटा, सी है स्टूडेंट। अब हम इसको क्या ले, इसका जो कनेक्ट कर देंगे बेटा, पृथ्वी से कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके सर्गोजी विभवांतर कितना रहेगा बेटा, बी रहेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अब इन तीनों संधारित्रों के बीच यानी ए और बी के बीच, मान लीजिए ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने तीनों के बीच में क्या किया, एक बड़ा संधारित्र जोड़ दिया डिस्टेंस। ठीक है, जिसे हम क्यू आवेश देंगे। ठीक है डिस्टेंस, तो उसकी क्या हो जाएगा, इसके सर्गोजी विभवांतर कितना होगा, बी होगा। ठीक है, और जहाँ से बी का जो मान निकालेंगे बेटा, तो इस वाले संधारित्र के लिए बी का जो मान आएगा वो आएगा क्यू अपॉन सी के बराबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि अब संधारित्र एक रह चुका है तो उसकी धारिता कितनी बेटा, सी, और जब एक है तो एक ही क्या बेटा, विभवांतर पर कितना, वी है डिस्टेंस। ठीक है, तो यही मैं आपको अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हालांकि ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, फाइनली चित्र तो आपका वही रहेगा, लेकिन मैंने समझा दिया कि मैं आप कहना आप लोगों से क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से समझें। तो अब लिखेंगे, यदि बिंदु ए व बी के बीच एक ऐसा संधारित्र सी जोड़ दिया जाए, एक ऐसा संधारित्र सी जोड़ दिया जाए जिसे क्यू आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर वी हो जाए। कितना हो जाए बेटा, वी हो जाए तब। तो देखिए जब विभवांतर बी हो गया तो बी, अब देखिए फार्मूला क्या है, धारिता का सूत्र होता है सी बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन वी। यानी एक संधारित्र रह चुका है जिसकी धारिता सी है और उसका विभवांतर कितना बेटा, बी है, और जब मैं बी का मान निकालूंगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ वी बराबर बेटा आपका हो जाएगा क्यू अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे अब यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो बी बराबर रहेगा बेटा आपका, बी बराबर हो जाएगा आपका
Q अपॉन C। समीकरण नंबर बेटा कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण 1 को देखिए आप लोग और समीकरण 2 को देखिए। तो बेटा देखिए कि इसके जो LHS है यानी जो इसका बायां पक्ष है वो बिल्कुल सेम है, अभी भी है और ये भी है। ठीक है स्टूडेंट। तो जब दो समीकरणों की LHS बराबर होती है स्टूडेंट तो उनकी RHS भी बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को और इस चीज़ को सामने रख के सोल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो LHS भाग हैं यानी बाएं पक्ष से दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, बराबर है, जबकि ये चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है। और अब इस जो समीकरणों की हम बात करते हैं बेटा, जब दो समीकरणों की LHS बराबर होती है अर्थात बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो उनके दाहिने पक्ष भी ऑलरेडी बराबर ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 बा 2 से। ठीक है स्टूडेंट। समीकरण 1 बा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 को देखें तो पहले हम 2 को ही उतार लेते हैं कि ये क्या बेटा, Q अपॉन C। अब B को तो हम लिखेंगे नहीं, इनके जो RHS भाग हैं यानी राइट हैंड साइड जो है दाएं पक्ष है उनको लिखेंगे बराबर बराबर। ठीक है बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगी बेटा, बराबर ही होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए ये रहेगा Q अपॉन C बराबर। अब इसको उतार दीजिए बेटा, ये क्या है Q, आपको ऑलरेडी कॉमन आया से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, C2 प्लस 1 अपॉन C3। ध्यान से समझें, 1 अपॉन C3 स्टूडेंट। ठीक है। अब बेटा Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, एक बार कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब अपने पास बचेगा फाइनली में तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू रहेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो डियर स्टूडेंट ये था संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। अर्थात जब संधारित्रों को हम तीन संधारित्रों को हमने यहाँ पे जोड़ा है, जब उनको श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं बेटा तो उनकी धारिता का जो फाइनली सूत्र आता है वो क्या आता है, C इक्वल टू आता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है स्टूडेंट। और आप लोगों को मैं एक हिंट से दूँ, अगर आप लोगों को याद न रह पाए तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम होता है वो यही फॉर्म होती है इसकी, 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 स्टूडेंट। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने में मिली होगी। लेकिन ये कहाँ थी बात, मैं अभी 10th की बात बता रहा था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। लेकिन याद रखें कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है, उसका जो रूप होता है संधारित्रों का क्या होता है बेटा, वो श्रेणीक्रम रूप होता है। ठीक है स्टूडेंट। और जो संधारित्रों का श्रेणीक्रम होगा वो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होगा, और जब जो संधारित्रों का समांतर क्रम आएगा तो वो प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा बेटा, श्रेणीक्रम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस साल ये बात है, जो अब इस साल कोरोना की वजह से स्टूडेंट की कुछ सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि प्रतिरोधों को जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन बेटा 30% सिलेबस जब हटा है तो उसको हटा दिया गया है स्टूडेंट। तो हम इस बार उसको हम नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट। लेकिन फिर भी मैंने याद दिलाने के लिए बता दिया कि ये जो फॉर्म है बेटा ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम की फॉर्म है, जबकि जो संधारित्रों के लिए क्या है बेटा, ये श्रेणीक्रम का फार्मूला है। तो यही यहाँ पर आपको बेटा प्रूव करके आना था और यही बेटा आपको प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट आप वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बेटा अभी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम संधारित्रों का, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो आज के लेक्चर में था संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज के वीडियो लेक्चर में नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद अब इसको नोट्स बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।